नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कार लोन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो आज का ये वीडियो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बनाया है मैंने। मैं ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स की जो डिफरेंट कार लोन स्कीम्स में उन पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और उनमें मैंने बताया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन फिर भी आज का ये वीडियो है जो है इसमें मैंने पूरा डिटेल में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही बात की है। अगर किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड डाउट है तो उसका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं एज़ पर योर प्रोफेशन, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स जुटा लेते हैं तो आपको कोई भी इंडिया में कोई भी बैंक आपको कार लोन के लिए मना नहीं कर पाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक से कार लोन अप्लाई करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहे हैं तो ये आपसे हर कोई बैंक डिमांड करेगा। जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स, ये सबके लिए कॉमन है। फ़ोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, परफॉर्मा इनवॉइस और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी कार लोन के लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप शो कर सकते हैं कि मुझे किसके लिए गाड़ी लेनी है, कौन मेरी गाड़ी ड्राइव करेगा। आप एक लेटर दे सकते हैं उसके साथ में उनका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स तो सब अपने देंगे। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ जो है इसमें आप दे सकते हैं आधार कार्ड, आपका गैस कनेक्शन बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, बहुत सारे एड्रेस प्रूफ आपके हो सकते हैं। जैसे कि बैंक का पासबुक, दूसरे बैंक का पासबुक, वो भी एक एड्रेस प्रूफ होता है। आपके आईडी प्रूफ जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका डीएल और आपका वोटर आईडी कार्ड। तो बहुत सारे वैलिड आईडी प्रूफ भी हो सकते हैं। तो इनकम प्रूफ जो है ये डिपेंड करता है प्रोफेशन पे। ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन चेंज होता है, ये सबके लिए सेम नहीं रहता। और परफॉर्मा इनवॉइस, गाड़ी की इनवॉइस जो आपको डीलर देता है वो भी चाहिए होती है। एड्रेस प्रूफ में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पासपोर्ट भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, वाटर कनेक्शन बिल, पोस्ट पेड और लैंडलाइन बिल, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप एज ए एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। उसके अलावा आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और पैन कार्ड जो है वो ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, वो आपको देना ही है। क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका जो सिबिल स्कोर है या क्रिफ स्कोर है वो निकाला जाता है और उसी के आधार पर बैंक आपको लोन देता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। इन केस अगर आपके सिबिल में कुछ रिमार्क्स होंगे, आप आपने अगर पुराना कभी पहले कभी हिस्ट्री में कभी अगर कोई अपना लोन एडजस्ट किया है, समझ लिया पूरा पे नहीं किया, एडजस्टमेंट की है, तो वो भी आपके उसमें शो होगा। अगर आपका कोई लोन ओवर ड्यू है तो वो भी आपकी सिबिल रिपोर्ट में शो होगा। कुछ भी अगर पे आपकी जो पुरानी प्रीपेमेंट थी, रीपेमेंट थी, उसमें अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे किया है तो वो सिबिल में शो होगा। तो फिर उसी पे आपका स्कोर बनेगा और वो डिपेंड करेगा कि फिर बैंक आपको लोन देगा या नहीं। और जो सिबिल स्कोर होता है वो उसका कोई पैमाना नहीं है कि इतना फिक्स है। लेकिन बैंक्स जो प्रेफर करते हैं 750 ऑनवर्ड्स जो है वो उस पर आपको बेस्ट रेट्स मिल जाएंगे। क्योंकि बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स के जो रेट हैं वो आपकी सिबिल स्कोर पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है तो आपको जो बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आपका स्कोर कम है तो हो सकता है आपको बेस्ट रेट्स ऑफर ना हो, कुछ 0.25 या 0.5 का फ़र्क पड़ जाए। उसके बाद में आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
उसके बाद में परफॉर्मा इनवॉइस की बात की थी मैंने, तो अगर आप तो न्यू कार ले रहे हैं तो आपको डीलर से परफॉर्मा इनवॉइस मिल जाएगा जिस पे मेंशन रहेगा कि ये कार की कॉस्ट है, क्लियरली मेंशन रहेगा एक्स शोरूम प्राइस। उसके अलावा बाकी जो खर्चे हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो जनरली जो बैंक होते हैं वो ऑन रोड प्राइस का 90% देते हैं। ऑन रोड प्राइस में आपका कार का एक्स शोरूम प्राइस आता है, इंश्योरेंस कॉस्ट आता है, और 1 ईयर रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सब ऑन राइड प्राइस में आता है। कुछ बैंक्स होते हैं जो ऑफ रोड प्राइस के 100% तक भी फाइनेंस कर देते हैं, जैसे कि HDFC। आपका जो ऑफ रोड प्राइस होगा उसका 100% HDFC फाइनेंस कर देता है। तो नॉर्मली ऑन रोड प्राइस का 90%। लेकिन अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो आपको तो डीलर से सीधे इनवॉइस नहीं मिलेगी ना। तो उसके लिए आपको कम से कम दो ऑथराइज डीलर से वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी होगी। वो वैल्यू डालेंगे कार की, आप जो कार लेने वाले हैं वो कितने की है, कितनी वैल्यू है। ऑथराइज डीलर आप जैसे ले सकते हैं मारुति का ट्रू वैल्यू, महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस, वैसे बहुत सारे ऑथराइज रीसेलर्स हैं। आप उनसे वैल्यूएशन अपनी कार की करवा सकते हैं, और कम से कम दो ऑथराइज वैल्यूअर से आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी होगी। और इसका खर्चा भी आपको खुद से बियर करना होगा, बैंक इसको बियर नहीं करेगा। उसके बाद में बात करेंगे इनकम प्रूफ की। मैंने आपको बताया था कि आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि स्टेटमेंट बैंक अकाउंट की, ये तो सभी केसेस में आपको देना पड़ेगा। अगर आप सेम बैंक से लोन ले रहे हैं जिसमें आपकी सैलरी आ रही है तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, के वाई सी में आपका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ। उसके बाद में इनकम प्रूफ में आप दे सकते हैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ्स की कम से कम आपको जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी होगी। लेटेस्ट मतलब कि जैसे आप अभी नवंबर में लोन ले रहे हैं या अक्टूबर में लोन ले रहे हैं तो आपको, अगर आप अक्टूबर में ले रहे हैं तो आपको पिछले 3 महीने की देनी होगी। ये नहीं है कि आप जनवरी की सैलरी स्लिप देंगे या फेब की देंगे। लेटेस्ट जो 3 सैलरी स्लिप्स होंगी कम से कम वो बैंक आपसे लेगा। उसके बाद में फॉर्म 16 लास्ट 2 साल का, और ITR रिटर्न्स। फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा, और ITR रिटर्न आप खुद से अगर भरते हैं तो उसकी कॉपीज़। ये था सैलरीड के लिए। उसके बाद में अगर आप नॉन सैलरीड हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी। इसमें वही रूल अप्लाई होता है। अगर आप सेम बैंक से ले रहे हैं जिसके साथ आप ऑलरेडी बैंकिंग कर रहे हैं, जिसके साथ आपका करंट अकाउंट या CC अकाउंट चल रहा है, तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे बैंक से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, KYC अपना देना होगा, इनकम प्रूफ आपको देना होगा। इनकम प्रूफ के लिए आपको ITR देनी होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ITR लास्ट 2 साल की देनी होगी। और उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस है उसकी लास्ट 2 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होगी, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो भी लास्ट 2 साल की देनी होगी। उसके बाद में अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, जिस तरह की आपकी फर्म की स्ट्रक्चर है उस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से आपको प्रूफ देना होगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, KYC देना होगा। फिर अगर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप जो क्रॉप लगा रहे हैं उसका कुछ वैलिड प्रूफ विद फोटोग्राफ, लैंड होल्डिंग का प्रूफ, ओनरशिप का आपको वो भी देना होगा, जो कि आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप अलाइड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डेयरी, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, तो उसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना होगा। ये चीज़ आप रन कर रहे हैं उसका आपको कोई प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद में अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, KYC प्रूफ,
इनकम प्रूफ में आप अपनी कॉपी दे सकते हैं, पीपीओ की कॉपी दे सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो लास्ट 2 साल की आईटीआर। उसके बाद में आपको स्टैम्प पेपर्स देने होंगे। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको स्टैम्प पेपर्स भी देने पड़ते हैं, और ये स्टैम्प पेपर्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं, स्टेट टू स्टेट स्टैम्प ड्यूटी वेरी करती है। हर स्टेट की ऑलमोस्ट अलग स्टैम्प ड्यूटी है और वो आपको देनी पड़ती है। स्टैम्प पेपर्स जैसे कुछ स्टेट में हुंडीज भी ली जाती हैं, वो भी आपको देनी पड़ेंगी। रेवेन्यू स्टैम्प्स, और इसका खर्चा आपको खुद से कस्टमर को बियर करना पड़ता है। अदर देन प्रोसेसिंग चार्जेस, वो जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो अलग होते हैं, वो बैंक के चार्जेस होते हैं। वो बैंक आपसे लोन मास्टर क्रिएट करने के लिए लेता है। लेकिन ये जो स्टैम्प पेपर हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और ये स्टैम्प पेपर आपको खर्चा खुद बेयर करना पड़ता है। तो स्टैम्प पेपर भी हो जाएंगे। उसके बाद में हायर परचेज़ के लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 34, जिससे आपकी हायर परचेज़, जिसके आपके आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम चढ़ेगा, हाइपोथिकेशन होगी। वो एक फॉर्म होता है, वो भी बैंक आपको स्टैम्प साइन करके देगा, वो आपको आरटीओ में देना होता है ताकि बैंक का नाम आपकी आरसी सर्टिफिकेट पे चढ़ जाए। उसके बाद में कुछ पोस्ट परचेज डॉक्यूमेंट्स भी हैं इसमें, जैसे आपने गाड़ी परचेज कर ली, लोन हो गया, उसके बाद में आपको इंश्योरेंस की कॉपी वो बैंक को देनी पड़ती है, और जब आपकी आरसी बन के आती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी भी कॉपी आपको बैंक को देनी पड़ती है। और लोन लेने के बाद आपकी कार की इंस्पेक्शन भी करवानी पड़ती है बैंक से आपको। फिर बैंक आपकी जो चेसिस नंबर है वो भी उसको ट्रेस करता है और उसकी इंस्पेक्शन होती है। उसके अलावा जब आपका लोन पे ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपको बैंक एक एनओसी देता है, और एक फॉर्म नंबर 35 होता है जो आपको बैंक से ज़रूर लेना चाहिए। उस फॉर्म नंबर 35 पे वो एक एग्रीमेंट होता है टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन का। वो फॉर्म नंबर 35 लेके आप आरटीओ ऑफिस में जाते हैं, और आपकी जो आरसी सर्टिफिकेट पे हाइपोथिकेशन होती है, बैंक का नाम होता है, वो आप हटवा सकते हैं फॉर्म नंबर 35 की मदद से। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स, प्री परचेज, पोस्ट परचेज, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।